नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या यह सब बताना कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है कि उन्हें सोशल मीडिया में नहीं, संसद में बोलना चाहिए। बोलने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहस छिड़ गई है कि क्या कोर्ट अब बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना चाहिए। वहीं इस टिप्पणी से उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या वे सच्चे भारतीय हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए। जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तब उन्हें पप्पू कहकर बदनाम किया गया, उनकी हर बात का मजाक उड़ाया गया, सही सवालों को नजरअंदाज किया गया जो आगे चलकर सच और सही साबित हुई। अगर इतनी चिंता है तो जितनी बातें राहुल गांधी की सही निकलती हैं, क्या उसके लिए संसद या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को बुलाकर शाबाशी देने वाला है? जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन पर दूसरी तरह से हमला होने लगा है। साफ पता चलता है कि दिक्कत उस राहुल गांधी से है जिसे पप्पू बनाया जा रहा था, लेकिन वह राहुल गांधी बिना मीडिया, गोदी मीडिया के दम पर नेता प्रतिपक्ष बन गया। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपने आप को बचाने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी इस पूरी प्रक्रिया को हमारी आंखों के सामने नचा देती है और सवाल करती है कि कहीं अब यही काम कोर्ट की इन टिप्पणियों के नाम पर तो नहीं किया जाएगा कि राहुल को क्या बोलना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोर्ट के रास्ते से नेता प्रतिपक्ष के चुनाव लड़ने की पात्रता पर हमला होने वाला है? क्या भारत की राजनीति अब इस दौर में प्रवेश कर चुकी है? नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने से पहले ठोस सबूत कहां से आएंगे? उनका काम है सवाल करना और अपने सवालों के जरिए ठोस जवाब हासिल करना, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करना, यही काम है। लेकिन यहां तय किया जा रहा है कि बोलने से पहले, जवाब मिलने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष के पास ठोस सबूत होने चाहिए। तब नेता प्रतिपक्ष को ले जाकर पूर्वी लद्दाख की सीमा पर दौरा कराइए, दोनों तरफ की चीजों को देखने दीजिए। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के हिस्से में कितना अतिक्रमण किया है, यह तो वाजिब सवाल है। और इस सवाल को राहुल गांधी ही नहीं, तमाम नेता, पत्रकार और एक्सपर्ट उठाते रहते हैं। जो भी इस मामले पर नजर रखता है वह जानता है कि गलवान की घटना के कई दिनों बाद तक सरकार ने कई चीजों को स्वीकार ही नहीं किया था। इसलिए यह सवाल गंभीर है कि क्या कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए थी, या राहुल गांधी को इस बात के लिए सजा दी जा सकती है, या उन पर इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है कि उन्होंने 2000 वर्ग किलोमीटर क्यों कहा, उनके पास ठोस सबूत क्या थे। कोर्ट की यह टिप्पणी राहुल गांधी के साथ ही अन्याय नहीं करती, बल्कि उन सवालों को लेकर भी करती है जिनसे यह जानने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार गलवान को लेकर सच क्यों नहीं बोल रही। राहुल गांधी पूर्वी लद्दाख गए थे, वहां के लोगों ने उनसे यह बात बताई और यह बातचीत राहुल गांधी के वीडियो चैनल पर भी मौजूद है, आप देख सुन सकते हैं। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली, काफी जमीन ले ली सब। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली।
मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया, यहीं की रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे। पूर्वी लद्दाख में क्या स्थिति है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को भी चिंतित होना चाहिए, ना कि सवाल पूछने पर इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए जिससे नेता प्रतिपक्ष को हतोत्साहित किया जाए। जिस डर गए, सहम गए, उसे उठाने की सजा किसी राजनेता को नहीं मिलनी चाहिए। एनडीटीवी के ही एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान है और वे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि चीन के साथ टकराव कम करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 2020 के बाद से कई कारणों से कुछ जगहों पर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया तो हमने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया, तो अब यह हुआ कि हम उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकते हैं। एस जयशंकर का यह बयान अक्टूबर 2024 का है। इस बयान को सुनने के बाद कोई भी नागरिक यह सवाल पूछेगा कि चीन ने किस हद तक भारत को ब्लॉक किया है और भारत ने कहां तक ब्लॉक किया है, और इस ब्लॉक करने की प्रक्रिया में क्या भारत की जमीन चीन के पास गई है। यह जानना क्या अपराध है। एएनआई समाचार एजेंसी है, अप्रैल 2024 में इस एजेंसी के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्मिता प्रकाश से बातचीत कर रहे थे। उनके जवाब को आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास एएनआई की कॉपीराइट नहीं है तो हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप उनके चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मगर हम बातचीत का टेक्स्ट पढ़कर जरूर बता सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा और आपको उनके जवाब को कैसे देखना चाहिए। जब रक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्या भारत की जमीन का कोई हिस्सा चीन के पास गया है, तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। हां, इस समय दोनों देशों के कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है। कुछ इश्यू हैं, कुछ इश्यू 2013 के भी हैं जिनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है और वो ठीक तरह से बातचीत चल रही है। बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि बातचीत से ही कुछ समाधान निकलेगा। जब दो देशों के बीच बातचीत चलती है तो उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन इसी विश्वास के साथ वो भी बातचीत कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि इसका कोई समाधान निकलेगा। सवाल क्या था, पहले इस पर गौर कीजिए। सवाल यह था कि क्या भारत की जमीन का कोई हिस्सा चीन के पास गया है। स्मिता प्रकाश एएनआई समाचार एजेंसी की संपादक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछ रही हैं। तो सबके मन में यह सवाल है कि क्या भारत की जमीन का कोई हिस्सा चीन के पास गया है। अप्रैल 2024 के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री साफ साफ नहीं कहते कि चीन ने किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है, चीन के पास भारत का कोई हिस्सा नहीं है। इसकी जगह पर कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा नहीं मानता। तुरंत ही बातचीत पर शिफ्ट हो जाते हैं, बातचीत की बात करने लग जाते हैं। चीन ने कब्जा नहीं किया है या किया है, यह जवाब इतना हल्का नहीं कि आप सिर्फ एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में यह कहकर निकल जाएं कि मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं मानने का क्या मतलब है। रक्षा मंत्री को साफ साफ कहना चाहिए था कि बात ही पूरी तरह गलत है, निराधार है, मगर वे भी कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता। जब रक्षा मंत्री अपने मानने के आधार पर जवाब दे रहे हैं, तब आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसे नसीहत दे सकते हैं कि चीन के कब्जे का बयान उन्हें ठोस सबूतों के आधार पर देना चाहिए था और सोशल मीडिया में नहीं देना चाहिए था। क्या सोशल मीडिया पर बयान नहीं देने की शर्तें सभी पर लागू होंगी? प्रधानमंत्री मोदी पर भी, उनके मंत्रियों पर भी? लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर कितनी आलोचना हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कह दिया हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा था ना ही घुस आया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को ही सत्य घोषित कर दिया जाए? लेकिन इसके पहले तो उन सभी बैठकों और बातचीत के दौर को झूठा घोषित करना होगा जो भारत और चीन के बीच चल रहा है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जब ना कोई सीमा में घुसा है और कब्जा किया है तो चीन के साथ किस बात के लिए बातचीत हो रही है? जाहिर है पत्रकार, एक्सपर्ट और नेता
सवाल करेंगे, अपने सवालों से, भाषणों से जवाब हासिल करने का प्रयास करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। इन सवालों को लेकर कोई कोर्ट चला जाता है और कोर्ट को भी इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। चीन के मामलों के जानकार हैं ब्रह्मा चेलानी। उनका 31 जुलाई का एक ट्वीट है, उसके बारे में आप दर्शकों को जानना चाहिए। हिंदी के 3rd क्लास अखबार आपको कभी नहीं बताएंगे। ब्रह्मा चेलानी लिखते हैं कि भारतीय संसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की, भले ही कुछ मुख्य सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन भारत की संसद कब इस पर चर्चा करेगी कि चीन ने 2020 में लद्दाख की सीमा पर अतिक्रमण किया है या नहीं, और जो सैनिक टकराव की स्थिति है उसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। बिना किसी बहस के 5 साल निकल गए, बल्कि भारत तिब्बत सीमा पर ताजा सैनिक स्थिति क्या है, इसे लेकर बेहद कम आधिकारिक सूचनाएं जारी की गई हैं। 31 जुलाई 2025 को चीन के मामलों के एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ये सवाल अपने ट्वीट में उठा रहे हैं, यानी उन्हें भी इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। वे चाहते हैं कि संसद में बहस हो और वहां से जवाब निकल कर आए। चीन ने भारत के कितने हिस्से पर कब्जा किया है, यह केवल राहुल गांधी का प्रश्न नहीं, ब्रह्मा चेलानी का भी है और आपका भी होना चाहिए। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप If you're 17 or 18 right now, you are sitting on the biggest opportunity of your life. While everyone else is stuck in lectures, you could be building your very first startup. But let's be real. Most colleges, they waste 4 years teaching you outdated theories from textbooks that were written before the iPhones existed. No one tells you how to launch a product, get users or raise money. But इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जान सकें कि राहुल का यह सवाल हवा में नहीं है और कहीं से भी गैर जिम्मेदार नहीं है। सवाल है कि अगर सरकार आधिकारिक रूप से कुछ बताए ही ना, तो एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा भारतीय कैसे जान पाएगा कि उसके देश की सीमा का जरा भी हिस्सा दुश्मन के कब्जे में है या नहीं। क्या सरकार का हर झूठ अब सच मान लिया जाएगा कि वह जो बोल रही है उसी को दोहराते रहना है? तब फिर कोर्ट को एक और काम करना चाहिए। जितनी भी स्याही कलम में बची है उससे एक ही बार में लिख देना चाहिए, भारत में सरकार जो बोलती है वही रिकॉर्ड है, बाकी सब झूठ है। इसलिए भारत में प्रेस की जरूरत नहीं, विपक्ष की जरूरत नहीं। कम से कम सरकार ही यह कानून बना दे कि सरकार के किसी आंकड़े को चुनौती अब नहीं दी जाएगी। अगर देनी है तो उसी सरकार से पूछकर दी जाएगी कि वह इसे सही मानती है या नहीं। आपको हमने राजनाथ सिंह का जवाब बताया, एस जयशंकर का जवाब बताया, ब्रह्मा चेलानी के ट्वीट के बारे में बताया। अब अखिलेश यादव का एक बयान सुनाना चाहते हैं। इसी बार ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा चल रही थी लोकसभा में, तब अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से पूछा कि 2014 के पहले भारत का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना बचा है। कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो बाद में ठग साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई। तो यह सवाल वाजिब है। इस सवाल को कोर्ट की टिप्पणी से खत्म नहीं किया जा सकता। देश की संप्रभुता से जुड़े सवालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि कहां और कैसे बोलना है इसे लेकर नसीहत देनी चाहिए। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संसद के भीतर भी उन्हें लेक्चर दी जाती है। कई बार सुनाई देता है बहस के दौरान कि नेता प्रतिपक्ष को कैसे बोलना चाहिए,
नेता प्रतिपक्ष को कैसे बैठना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना चाहिए और देश का नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं वो एलओपी से किरण जी पूछ रहे हैं, भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। और अब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भी इसमें जुड़ जाती है कि नेता प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए। वैसे अभिषेक मनु सिंघवी, जो इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि यह एक टिप्पणी मात्र है और इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, जबकि अदालत की बेंच ने ज्यादातर बातें राहुल गांधी के हक में कही हैं। लेकिन यह बात अब केवल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तक ही सीमित नहीं है। बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री बोलने लगे हैं, उन्हें मौका मिल गया है बोलने का, इसलिए पहले इस पर जरूरी है, फिर अभिषेक मनु सिंघवी की बात पर हम आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की यह टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर थी, लेकिन यह टिप्पणी उस बड़े फलक का खाका भी खींचती है जिसके भीतर से आने वाली हर तरह की आवाज सरकार की लगती है और जिसके विरोध में आने वाली आवाज भारत के खिलाफ बताई जाती है। इस वक्त में जब बची हुई उम्मीदों के लिए, आखिरी उम्मीदों के लिए निगाहें कोर्ट की तरफ जाती हैं, कोर्ट की तरफ से आने वाली ऐसी टिप्पणियां हताश कर देती हैं। मामला यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में राहुल गांधी ने कह दिया चीन की जो सेना है वो अरुणाचल प्रदेश में भारत के जवानों को मार रही है और भारत का मीडिया कोई सवाल नहीं पूछता। इस बयान का खंडन एस जयशंकर ने लोकसभा में कर दिया था। फिर इसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव को मानहानि का केस करने की क्या जरूरत थी। बीआरओ से रिटायर हुए हैं और मानहानि का केस कर रहे हैं। 2020 में रिटायर हुए। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं। 2021 में मोदी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो भी खुफिया और सुरक्षा से संबंधित विभागों से रिटायर हो रहा है वो अपने संस्थान के प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना किताब या कोई भी ऐसी चीज प्रकाशित नहीं कर सकता जो उस संस्थान और उससे जुड़े लोगों के बारे में है। जब वो कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं तो बीआरओ के चीफ के निदेशक के पद से रिटायर उदय शंकर श्रीवास्तव राहुल गांधी के बयान को चुनौती देने कोर्ट चले जाते हैं। उनके पास क्या ऐसी कोई जानकारी है जिसके आधार पर वो राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं? क्या इसके लिए उन्होंने अपने विभाग के प्रमुख से अनुमति ले ली है? हम आगे बढ़ने से पहले एक और प्रसंग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दरअसल जब तक आप इन प्रसंगों, किस्सों को नहीं जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के व्यापक रूप को नहीं समझ सकते। 2023 में एक वाकया हुआ। सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर जनरल नरवाने की आत्मकथा आने वाली थी। किताब का कवर भी मीडिया में, सोशल मीडिया में जारी हो गया। कुछ हिस्से भी जारी हुए और खबरें छप गईं, लेकिन वह किताब आज तक नहीं आई। सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर व्यक्ति की किताब नहीं छप सकी इस देश में, कंट्री में। इस किताब में जनरल नरवाने ने लिखा कि अग्निवीर योजना के बारे में सेना को पता नहीं था। पूर्वी लद्दाख में चीन से टकराव को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि जो उचित समझे वो करें। पूर्व सेनाध्यक्ष ने लिखा, हम तैयार थे, लेकिन हमें यह सोचना था कि इस वैश्विक व्यवस्था में दोस्त कौन है। अगर चीन और पाकिस्तान ने एक साथ हमला कर दिया तो क्या होगा। यह सवाल तब उन्होंने सोचा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला करेंगे तो क्या होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले इसके बारे में सोचा गया था? लेकिन यह किताब रोक दी गई, आज तक नहीं आई। 1.5 साल गुजर गए। जिस भारत में आर्मी चीफ की किताब प्रकाशित होने से रोक दी जाती हो, उस भारत में आप सच कैसे हासिल करेंगे, ठोस सबूत कैसे हासिल करेंगे?
जाहिर है सवालों की धार तेज करेंगे ताकि सरकार बोलने के लिए मजबूर हो, लेकिन सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर हुए जनरल नरवाने की किताब छपने से रोक दी गई। उस देश में नेता प्रतिपक्ष को और आम नागरिक को कैसे पता चलेगा चीन और भारत के बीच क्या हुआ? पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारतीय हिस्से में अतिक्रमण किया है या नहीं? अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? आपने जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी पर कई प्रतिक्रियाओं को सुना, लेकिन जब आप इन घटनाक्रमों और बयानों को जोड़कर देखते हैं तब समझ में आ जाता है या ज्यादा साफ दिखता है कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना है, इस पर टिप्पणी से बचना चाहिए। क्या बोलना है, क्या अदालत तय कर सकती है, लोग पूछ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर कई बार झूठ बोल जाते हैं, कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। क्या उन्हें भी यह नसीहत अदालत को देनी चाहिए कि जो कहना है संसद में कहें, आधिकारिक रूप से कहें, सोशल मीडिया में क्यों कहते हैं? अब इस आधार पर संसद में भी टोका जाएगा राहुल गांधी को कि आप चीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं? चीन के साथ सीमा पर संघर्ष है, पाकिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष है, जबकि सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय राहुल गांधी ने चीन को लेकर कितनी जरूरी बात की। और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि चीन और पाकिस्तान इस लड़ाई में मिल गए थे, जो बातें जनरल नरवाने अपनी किताब में कह रहे थे, जो किताब प्रकाशित नहीं हुई। तो उन बातों का सरकार के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। And since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theater Commands. They are sitting there, coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver, but there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. Speaker, sir, it is dangerous in this time for the Prime Minister to use the forces to protect. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने जस्टिस दत्ता की टिप्पणी पर कहा कि राहुल के बयान से कोई अपराध नहीं होता है और उस पर इतना बड़ा केस बनाया जा रहा है कि राहुल यह नहीं बोल सकते, नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि जो कहना है संसद में कहें, सोशल मीडिया पर क्यों कहना? आप कैसे जानते हैं कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया है? आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। एक सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा। इसके पीछे ठोस सूचना क्या है? जब सीमा पर टकराव हो तब क्या आप ऐसी बात कह सकते हैं? अदालत की टिप्पणी आती है, मीडिया में यह सब रिपोर्ट होता है। जाहिर है इस बात से बीजेपी के प्रवक्ता उत्साह में आ जाते हैं और फिर से नसीहत देने लग जाते हैं कि देश का नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए। और आज जब ये टिप्पणी आई है तो एक सवाल उठता है, डज इंडिया, डज भारत डिजर्व अ मोर रिस्पॉन्सिबल, अ बेटर लीडर ऑफ ऑपोजिशन? The question arises, as a leader of opposition who has taken oath under the Constitution to protect the sovereignty of our country, is he destroying the sovereignty of our country? Is he helping nations that are inimical to our country? And is he demoralizing the brave Indian armed forces? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी यह सवाल खुद से करें कि सच्चे भारतीय हैं या नहीं। इससे दुखद टिप्पणी क्या हो सकती है? कोर्ट की टिप्पणी से इतना उत्साह बढ़ गया, नेता प्रतिपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब तो दिया नहीं जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देश में कितने सारे सच्चे भारतीय पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। क्या इन सच्चे भारतीय पत्रकारों को जवाब ना मिले तो उस सरकार की भारतीयता पर सवाल उठाया जा सकता है?
कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वे सच्चे भारतीय हैं या नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की आलोचना जरूर कीजिए, मगर उनकी भारतीयता पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? उसी तरह आप नेता प्रतिपक्ष की भारतीयता पर, सच्चे भारतीय होने पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? इसका मतलब है कि सरकार के भीतर इस बात को लेकर बेचैनी बैठ गई है कि नेता प्रतिपक्ष की बातों को भारत की जनता गंभीरता से लेती है, उनकी बातों में यकीन करती है। आम जनता विश्वास करती है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं और सवाल उठाने में किसी से नहीं डरते। Hey, just finished 12th standard while your friends are starting 4-year degrees. Imagine this. सच्चे भारतीय हैं और सवाल उठाने में किसी से नहीं डरते। पप्पू साबित करने का अभियान 10 साल का जब फेल हो गया, तो अब नेता प्रतिपक्ष की योग्यता पर, पात्रता पर दिन रात सवाल उठाने का मौका खोजा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसके जवाब में लिखा है कि 15 जून 2020 को गलवान में जब हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, तभी से हर देशभक्त भारतीय के मन में कुछ जरूरी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों में मोदी सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के बजाय सच्चाई को छुपाने और भटकाने की नीति अपनाई है, जिसे हम DDLJ कह सकते हैं। डिनाई, इनकार, डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाओ, लाई, झूठ और जस्टिफाई, सफाई दो। जयराम ने सवालों के अंदाज में पूछा है कि 19 जून 2020 को, यानी गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत के महज 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने यह क्यों कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है? क्या यह चीन को दी गई क्लीन चिट नहीं थी? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटना चाहते हैं। क्या 21 अक्टूबर 2024 को हुआ वापसी समझौता हमें वास्तव में उसी यथास्थिति पर ले जाता है? क्या यह सच नहीं कि आज भारतीय गश्त दलों को डेप्सांग, डेमचोक और चुमार में अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने के लिए अब चीनी सहमति की जरूरत पड़ती है, जबकि पहले वे भारत के क्षेत्रीय अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करते थे? क्या यह सही नहीं कि गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील क्षेत्र में भारतीय गश्ती दलों को उन इलाकों तक पहुंचने से बफर जोन के कारण रोका जा रहा है, जबकि ये बफर जोन भारत के दावे की रेखा के भीतर ही स्थित हैं? क्या 2020 में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट नहीं किया गया था कि पूर्वी लद्दाख का लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर इलाका चीनी नियंत्रण में आ गया है, जिसमें डेप्संग का 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है? क्या यह सच नहीं कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुंच खो दी है? अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी के ट्रोल्स और कौवे उधम मचा रहे हैं। सुनकर लगेगा राहुल आज हार गए हैं, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के हक में राय दी है और नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता की आपत्ति के बावजूद नोटिस जारी हुआ। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई पर भी स्टे लगाया है। जल्दी ही गोदी चैनलों पर बैठकर मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता राहुल गांधी को यह भी नसीहत देने लग जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंजन कब करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए, किस ब्रांड का मंजन करना चाहिए, भोजन कब करना चाहिए, दाल कब खानी चाहिए, सब्जी कब लेनी चाहिए, दिन में कितना चलना चाहिए, कपड़े कहां सिलाने चाहिए, साबुन शैंपू लगाने चाहिए या नहीं, नेता प्रतिपक्ष कैसा होना चाहिए, बीजेपी इसे बड़ा सवाल बनाना चाहती है और नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहती। गोदी मीडिया से तोप चलाने वालों को अब पता होना चाहिए कि इस तोप से चलाने वालों को तो सलामी मिल जाती है, मगर उसका निशाना न पहले लगता था न अब लगता है। भारत की जनता इस गोदी मीडिया का खतरनाक खेल समझ चुकी है और देखना भी छोड़ रही है। राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की यह टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम अनखड़ और जस्टिस रविंद्र घुगे की बेंच की एक टिप्पणी याद दिलाती है। मामला यह था कि मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में गजा के हक में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। सीपीएम ने कोर्ट में चुनौती दी। तब जस्टिस गौतम अनखड़ ने कहा, हमारे देश में ही पर्याप्त मुद्दे हैं,
हम इस तरह की कोई चीज नहीं चाहते। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपकी दूर की नजर नहीं है। आप गजा और फिलिस्तीन का मसला देख रहे हैं। आप देश को देखिए, देशभक्त बनिए। यह देशभक्ति नहीं। आप भारत में पंजीकृत संगठन है। अगर आप कचरा उठाने, प्रदूषण, सीवेज, बाढ़ का मसला उठा सकते हैं तो वो उठाइए। हम बस उदाहरण दे रहे हैं। आप इन चीजों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर कहीं कुछ हो रहा है उसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कोर्ट को ऐसा कहना चाहिए था? क्या कोर्ट की इस बात से आप सहमत हो सकते हैं? क्या कोर्ट से तय होगा कि किसी राजनीतिक दल को कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, कहां के मुद्दे उठाने चाहिए, जो मुद्दे उठा रहे हैं वो कितनी किलोमीटर की दूरी के होने चाहिए? क्या अदालत तय करेगी? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीन को लेकर 90,000 लोगों ने मार्च किया। बारिश में भी लोग सड़कों पर चलते रहे। आए दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। क्या इन लोगों को लेक्चर दिया जा सकता है कि गजा आपके यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, आपको प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? कई देश गजा में हवाई जहाज से मदद गिरा रहे हैं, तो वो अपने देश की समस्याओं को छोड़कर यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या इसे लेकर उन्हें लेक्चर दिया जा सकता है? दुनिया भर में लाखों लोग गजा के समर्थन में हिस्सा ले रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या कोर्ट ने पूछा कि सीपीएम ने पिछले दिनों किन मुद्दों पर देश भर में प्रदर्शन किया है? सरकार ने प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया है या नहीं? सरकार ने उन प्रदर्शनों के बाद क्या एक्शन लिया है? कोर्ट कैसे एक पार्टी से कह सकता है कि आपको किन मुद्दों पर प्रदर्शन करना चाहिए? फिलिस्तीन का मसला दुनिया के हर नागरिक का मसला होना चाहिए। वहां नरसंहार जारी है, एक पूरी आबादी नष्ट की जा रही है, लगातार बमबारी हो रही है। यह किसी भी भारतीय के लिए बड़ा सवाल होना चाहिए। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक भाषण है 2019 में। शशि थरूर तब विदेश राज्य मंत्री थे। याद रखिए, लोकतंत्र अदालतों से नहीं, जनता की आंखों से जिंदा रहता है। तो यह थी आज की रिपोर्ट। रेड हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, पर क्या इंसाफ भी होगा? यही असली सवाल है। सरकार चुप है, चैनल खामोश हैं और जनता अब भी इंतजार में है। हमारा काम है सवाल करना, क्योंकि लोकतंत्र की सांसें सवालों से चलती हैं, तालियों से नहीं। आप देख रहे थे सच की आवाज। अगर आपको लगता है कि इस देश में अभी भी सच बचा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।